गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन अब पाठ 2 जो है आपका दादी माँ वो पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखक अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहा है। उसकी दादी उसके साथ कैसे रहती थी वो यहाँ पर बताना चाह रहा है। तो वो पीछे यानी अपने बैकग्राउंड में यानी पिछली यादों में जाकर बहुत सारी बातें सोच रहा है। लेखक जो है वो अब शहर में रहने लगा है और दादी माँ के मरने की खबर सुनने के बाद में उसको बहुत सारी बातें दादी की याद आ रही हैं। वही चीज़ वो यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से आपको या हमको बताना चाह रहा है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही नहीं तो प्राय माने अक्सर अनमना सा हो जाता है, यानी दुखी सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, यानी मेरे मन मस्तिष्क में बहुत सारी पुरानी बातें बार बार आ जाती हैं तो इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार एक महीने का नाम है, जैसे जनवरी फरवरी होती है, हिंदी में क्वार कार्तिक इस तरह से नाम होते हैं हिंदी महीनों के। तो क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है, यानी बरसात के दिनों में गाँव में जोहड़ है, तालाब है, गड्ढे हैं जो भर जाते हैं। तो ऐसा लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है कि पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता है, हिलोरें मतलब लहरा रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, ये घासों के नाम है, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी और में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बरसात होती है, बरसात में बहुत सारी मिट्टी है ना, और बहुत जैसे अधगली घासें, वन प्याज की जो जड़ें होती हैं, या जो बरसात में जो घासों के बीज होते हैं, सूरज की गर्मी में क्या हो गए हैं, वो पानी में सड़ने लगे हैं। यानी पानी खौलता है, यानी पानी गर्म होता है और उसमें वो सड़ रहे हैं और सड़कर क्या कर रहे हैं, विचित्र सी यानी अलग प्रकार की बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, क्योंकि गर्मी बरसात के बाद में तेज़ धूप पड़ी है तो गर्मी में कीचड़ सूख गया है, लेकिन पानी जो है वो गर्म होने लगा है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब जहाँ जलाशय यानी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है वहाँ पर बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, तो उस झाग भरे गंदे पानी में ही कूद कर नहा रहे हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। वही सर्दी में सर्दी की बातें होती हैं, गर्मी में गर्मी की बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब भीतर उमंग में आकर सोच रहा था। दो एक दिन ही ना कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद।
यानी लेखक भी उस पानी में नहाया और उसको बुखार आ गया। हल्का बुखार तो लेखक कह रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब की बार जो बुखार चढ़ा वो बुखार जो है वो ऐसा चढ़ा कि मुझे बहुत अधिक ठंड लगी और मेरी रजाई भी मैं 12 बजे तक उतार पाया, यानी रजाई से ओढ़कर मैं सोया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती, यानी किनारी नहीं थी, ऐसी धोती पहनी हुई थी उन्होंने। मन सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्द टपके हुए जल की शीतलता। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्द टपके हुए जल की शीतलता। सन से सफ़ेद बाल मतलब सन होता है ना, जिसकी रस्सी बनाई जाती है, बहुत मुलायम सा और सफ़ेद होता है। तो ऐसे ही दादी के सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, उनमें पानी टपका लगा, धोकर आई थी तो पानी टपक रहा था। तो जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। जो दादी थी वो नहाकर आने के बाद में उस बच्चे को देखा उन्होंने, लेखक को, और लेखक के मुंह हाथों को देखने के बाद में अनुमान लगाने की कोशिश करने लगी कि इसकी तबीयत कितनी ख़राब है। और इस तरह से फिर उन्होंने क्या किया कि उसके माथे पर मिट्टी लगाई, कहीं से जैसे अपन भभूत वगैरह लेकर आते हैं, यानी अदृश्य शक्तिशाली की चबूतरे का यहाँ पर ये मतलब है। तो वहाँ मिट्टी लगाई और उसके पास, बच्चे के पास बैठ गई। फिर क्या किया उन्होंने, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, यानी जो बुखार आने के बाद तप जाता है तो उनको सहलाती। सर पर दालचीनी के लेप भी करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती कि अब कितनी तबीयत किस तरह की है बच्चे की। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, यानी इस तरह से कि खिचड़ी बनी है या नहीं बनी है, पानी आया नहीं आया, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो घर में दादी माँ करती रहती हैं, इस तरह से वो पूछती रहती थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी गाँवों में जो महिलाएं जानती हैं दवाइयाँ, वो इस तरह की दवाइयों के नाम उनको याद थे, यानी देसी दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती वो। कैसे? हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, इस तरह के काम करती हैं वो, देसी दवाइयों का से इलाज करती हैं उनका, गांव के किसी भी व्यक्ति का। तो वे जैसे पागल हो जाते हैं। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। अब लेखक क्या कह रहा है, ये पहले बचपन की बात बता रहा था पहले तो, कि दादी किस तरह से मुझे ध्यान देती थी, और अब क्या है, लेखक कह रहा है अब शहर में बुखार आता है मुझे, लेकिन अब जो है वहाँ पर दादी नहीं होती, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, साबूदाना जो होता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है।
पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी जो लेखक है वो कह रहा है कि ऐसा बुखार, इस बुखार में कुछ मज़ा नहीं आता जैसे कि उस समय आता था, क्योंकि दादी जो है वो बहुत अधिक केयर करती थी, यानी बहुत अधिक देखभाल करती थी। किशन भैया की अबू दादी की दूसरी बात बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी ठीक हुई, यानी शादी पक्की हो गई, तो दादी माँ के उत्साह का और आनंद का क्या कहना। यानी दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं, यानी अपने घर के कामों को मैं नहीं करूं तो होने वाले नहीं है। जैसे पास पड़ोसन की महिलाएं किसी काम से बुलाने आती या उनसे कोई बात पूछने आती तो वो अपने घर की बातों को कहने लग जाती थी कि भाई अब मेरा तो घर का शादी का है और इसमें बहुत सारे काम है और मैं अपने हाथों से नहीं करूं तो ये काम होने वाले नहीं है। इस तरह से वो अपनी व्यस्तता यानी कामों के प्रति लगन को जाहिर करती थी कि भाई मैं घर में बहुत अधिक काम करती हूँ। जानने को तो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, मतलब सभी जानते थे ये दादी माँ कुछ भी नहीं करती, लेकिन कहती ऐसे कि ये सारा काम खुद ही करती है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती, यानी किसी भी प्रकार से यदि वो उस काम को भले चाहे नहीं करें लेकिन उनकी उपस्थिति वहाँ पर दर्शनीय हो जाती थी। कैसे कि उनके बिना कोई काम नहीं होता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा पास के कोने में दुबकी मतलब पास के कोने में रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। मतलब वो उनको डांट रही थी रामी की चाची को कि भाई सारे पैसे जो मैंने तुझे अब तक दिए हैं वो सारे मुझे सूद समेत वापस लौटा दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, उसको डांट रही थी वो। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर फ्री मतलब कि दे दो पैसे मुझे, मेरे को काम है, इस तरह से, है ना। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने में, फसल में दूंगी मतलब अब जब पैसा मैं तुझसे मांग रही हूँ तो आजकल करने में लगी पड़ी है कि मैं पैसा जो है वो फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, यानी दादी माँ कहती है कि अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, तेरी फसल तो हो गई फिर भी तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए हैं। तो इस तरह दादी माँ जो है वो गुस्सा कर रही थी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी उसका भला कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने उस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चलाए समझाने, यानी दादी ने लेखक को फटकार दिया था उस समय। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी, यानी कहीं पर खड़ी खड़ी कि भाई उस दादी ने मेरे को बहुत उपकार किया। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने बेहल होकर यानी भाव बेहल होकर यानी ऐसे मतलब भाव व्यल होकर कहा कि उऋण हो गई। उऋण का मतलब ऋण से उऋण होना, यानी ऋण से मुक्त होना। उऋण हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे ही मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। मतलब वो जो रामी की चाची थी वो लेखक को कह रही थी कि तेरी दादी तो देवता है, देवता, क्योंकि उसने मेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया और मेरी बेटी के लिए कुछ पैसे भी वो दे गई। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही
औरतें जो थी वो रात भर गीत गाती, विवाह की रात को अभिनय भी होता। ये प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। यानी मतलब इस तरह का काम होता है कि जो जिस घर में शादी होती है, मैरिज होती है, उस घर में गीत भी गाए जाते हैं विवाह समारोह में। और विवाह समारोह में बहुत सारी औरतें मिलकर कुछ अलग अलग तरह के मनोरंजन वाले काम भी करती हैं। तो इस तरह से उस विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। यानी एक कहानी जिसमें विवाह होता है और फिर बच्चे तक होते हैं, इस तरह से महिलाएं एक अभिनय करती हैं जिसको रात में किया जाता है जब बारात चली जाती है। तो सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। यानी ममेरा भाई आया था लेकिन बारात चली गई थी जब आया था, इसलिए वो बारात में नहीं जा पाया। और मैं बारात में क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मैं बीमार था। और औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने कहा कि ये ना बच्चों को यहाँ से हटाओ जब हम इस तरह का अभिनय कर रही हैं तो। लेकिन दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्म का मन एक सा होता है।